अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवा हफ्ते का पहला असबहाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक ही मोहल्ले के चंद अफराद जो बसंत मनाए जाने और ना मनाए जाने के हवाले से एक दूसरे के खड़े हैं आमने सामने। आमने सामने खड़े होने का क्या मतलब है? मुलानी है या नहीं मुलानी, ये तो झगड़ा चलता ही चला आ रहा है। वैसे ही कॉमन सेंस की बात है भाई, इंतहाई बेहुदा हरकत है ये। बसंत के हवाले से बात करें, आराम से बात करें। आप बिल्कुल गुफ्तगू के आगाज में अजीज मियां कवाल बन जाते हैं। जरा आराम से तरीके आराम से बात करनी है तो आप किसी और को बुला लीजिए हमारे मोहल्ले में। हम तो इसी तरह हाइपर हो जाते हैं बसंत का नाम सुनते ही। भाई अगर आपकी बसात नहीं है तो आप ना उड़ाएं। ओ भाई, बसात का मामला इसमें कहां से आ गया? तुम मुना के दिखा बसंत में मोहल्ले से ही तुम्हारी बसात लपेट दूंगा। हाँ जी, शर्मो हया की कोहत होती है। और क्या? छतों में चढ़ के गोंगट निकालिए। ये सकाफती दिन, ये जिस दिन ये पतंगबाजी करते हैं छतों पे चढ़ के लौंडे, हमें हर वक्त यही आवाजें लगानी पड़ती हैं, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। ऐसी बेहुदा किस्म की ये रवायत है कि ऊपर से लोगों के घरों में देख रहे होते हैं, तागा झांकी और रूज में होती है, और फिर ये कह देती है कि ये सकाफत है। और भैया आप एक केसर भरवा, पानी भी लाइए, आप एक पानी केसर पिलाओ, पानी पिलाएं लतीफ़ी साहब को। आप एक केसर भरवा लें जिसपे लिखा हो पानी पिलाइए, पानी पिलाइए लतीफ़ी साहब को। पानी पिलाइए। ये ले और ये बात नोट करें कि आपको पानी बिल आखिर चुगताई साहब के बेटे ने पिलाया है। इसने पिलाया, ले जाओ इधर से पानी। नहीं, क्या हो गया लतीफ़ी साहब आपको? अगर शहर में जाके पिला दिया होता। लतीफी साहब हौसला करो, बट सब दादे नाल ने क्यों बता रहे हो? क्यों नहीं बाबर की शॉप से लाया था मैं पानी। तो लतीफी बाबर, तुम कसम उठा के कह सकते हो कि ये पानी तुम्हारी दुकान से आया है। दुकान से लतीफ़ी साहब, जहर क्यों आपको पिलाना? आपने कौन सी 50 फिल्में सहन की? जुनैद साहब देख रहे हैं बदतमीजी की तरह। जवाब मैं भी दे सकता हूँ, हाथ मेरे भी हैं। बेशक छोटे हैं। जी जी चची क्या बात है, चचा क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सुबह खाली पेट तो नहीं ले आई इनको? बेटे आराम से बात करते हैं, कूल माइंड हो, कूल माइंड हो। मेरी बात सुने लतीफ़ी साहब, बसंत के हवाले से हर जगह पे दो नुक्ते नजर पाए जाते हैं और दोनों तरफ इसी तरह का जोशो खरोश है। एक कहते हैं जी सकाफती विरसा है, ये है वो है, और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये अबे कौन सा सकाफती विरसा बताओ तो सही पहले। ये छतों के ऊपर खवातीन के साथ सीटियां बजाना और ऊंची आवाज में गाने लगा के नाच गाना करना और सरेआम शराबों की बोतलें रख के तो उनको सबके सामने पीना, ये है सकाफत आपकी? देखिए, ये मिल बैठने का एक बहाना है। अबे कौन सा मिल बैठने का बहाना? ईद वाले दिन तुम्हें मिल बैठना नहीं याद आता? हर चीज छोड़ के, सारे अपने इस्लामी त्योहार छोड़ के घुसे हुए हो बसंत के अंदर। सीधी बात क्यों नहीं करते जुनैद मियां? लाहौर की कोई छत ऐसी नहीं जो लाखों रुपए में ये बसंत वाले दिन बुक नहीं होती। और कौन सी ऐसी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे घूंघट निकालिए आप, माफ कर दीजिएगा मुझे। और कौन सी ऐसी रकासा है जो बेशक हल्की सी लंगड़ी भी हो, वो उस दिन फंक्शन के लिए बुक नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरे ये खूनी त्योहार बन चुके हैं। कई बार हुकूमत ने कोशिश की है कि इसको मतलब पुरअमन तरीके से पीसफुल अंदाज में मनाया जा सके, लेकिन हुकूमत हर दफा नाकाम होती है। तो क्यों आप इस पे तुले हुए हैं? गर्दनें कटती हैं मासूम बच्चों की, बच्चे गिरते हैं, उसके ना निकले बच्चे घरों से बाहर। किस तरह हुकूमत इनको काबू कर सकती है? ये तो छतों के ऊपर चढ़े होते हैं और दरवाजे इनके बंद होते हैं, और जो पुलिस है वो एक्शन कर रही होती है। छोटे मोटे घरों में 12 से 14 डंडों वाली तो उनके पास सीढ़ी होती है। और ये जो इस तरह के शराब और रक्स की महफिलें सजाए हुए बैठे हैं, उनकी तो छतें पुलिस की सीढ़ी से कहीं ऊंची होती है। वहां तक तो पुलिस की पहुंच ही नहीं होती। और फिर वहां पे वो लोग भी बैठे होते हैं जिनके एक इशारे से पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर वहां नजदीक भी नहीं आ सकते। एक मिनट लतीफ़ी साहब, ये भी जहन में रखें कि ये बसंत मनाने का ऐलान इतने सालों के बाद फैजल हसन चौहान सूबाई वजीर इत्तलात ने किया, जो अपनी एक खास
इस्लामी बैकग्राउंड, मजहबी बैकग्राउंड रखते हैं। और भाई छोड़ो उस शख्स को, वो तो वजीर इतलात और नशरियात कम और वजीर एतराजात और माफियात ज्यादा बन गया हुआ है। हर बात में बाद में अगर आप लोगों ने यू टर्न लेना है तो पहले ही देख के क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं यहाँ वो रास्ता पकड़ते जहाँ से यू टर्न लेने की नौबत ना आए? जुनेद साहब, मेरा मसला ये है कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। इन्वेस्ट कर चुके? और भाई 1 मन फिश का ऑर्डर दिया है, बारबेक्यू का एहतमाम है, डेक्स है, HD लाइटें लगाई हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला आप किया। शराब, असल बात करें, शराब मंगवा सरेआम रखता है टेबलों के ऊपर, सारा मोहल्ला देख रहा होता है ये क्या कर रहा है। और जुनेद मियां, ये जो शराब और कबाब की जो महफिलें रक्सो सरूर की सजाई जाती है, ऐसे नहीं सजाई जाती। ये भी बताओ ना, बताओ। लंदन में ये जिस शख्स के साथ कारोबार करता है, जो इसका बॉस बना हुआ है, वो आता है बसंत वाले दिन। That is the point. इसके घर में वो महफिलें सजती है और उसको सिर्फ खुश करने के लिए ये इस तरह की मोहल्लेदारी में खराबात सजा के बैठा होता है। जो बहने माए उधर से कुछ घूंघट नहीं डाली है कि हम यहाँ पे कोई खून खराब ना कर दे। अच्छा बाबर मियां, आप बताएं, आप वहां पे दुकान करते हैं, कारोबार है, आपकी क्या राय है? आप भी बसंत के हक में? ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁਣ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਪਣੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਜੇ ਪਾਪੀ। मैं माफी चाहना, तेनू वेख के पीपनी याद आई थी। आप उनसे बात करें। बात ये सही कर रहा है बाबर मियां। सिर्फ कारोबार के लिए कई लोग बेचारे जो दिल से खिलाफ हैं बसंत के, जो नहीं चाहते कि ऐसी बदअखलाकी का मुजाहरा हो, वो भी सिर्फ अपने कारोबार के लिए इन्वॉल्व हो जाती है। खुदा के वास्ते ये ना करो। हजारों रुपए के बिजनेस के लिए, चंद हजार कमाने के लिए वो इखलाकियात जो आपको करोड़ों में भी नहीं मिल सकती, उसकी धज्जियां मत उड़ाओ यार। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ। फिर ये पता नहीं किस हौसले के साथ ये कहती है कि बसंत होनी चाहिए। मासूम बच्चों के गले कटे हुए इन लोगों ने देखे हैं। फिर इस पे बहस हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि बसंत मनानी चाहिए या नहीं। वो है तो खेल ही ना, उसके केमिकल और धाती डोर पे आप पाबंदी लगा दे। ये है सबसे बड़ी शुद्धनी। 20 साल से इस बात पे बहस हो रही है। केमिकल डोर पे पाबंदी लगा दो, धाती डोर पे पाबंदी लगा दो। अबे 20 साल में तो तुम लोगों से ये हो नहीं पाया, तो फिर किस बात की बहस करती हो? वो यार भाई देखो जुनेद मियां, जिस्म के जिस हिस्से में कैंसर हो जाए उसे कटवाना ही पड़ता है। ये कैंसर ठीक होने वाला मर्ज नहीं है। उसी तरह ये बसंत के अंदर ये दाती डोर, ये खराफात, ये रक्सो सरूर की महफिलें, ये शराब खाने, ये बंद होने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं तो लतीफी साहब ये समझने से भी कासिर हूं कि सोए हुए कुत्ते को पत्थर मारकर जगाने का फायदा क्या? एक मसला है वो सेटल हो चुका था, तो इस हुकूमत को ये भला अपने सर लेने की जरूरत पेश क्यों आई है? बस यही नंबर बनाने के लिए, ऐसे ही फजूल तवज्जो हासिल करने के लिए ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये शोछा छोड़ दिया है ये बात वजीर इत्तलात के शाया निशान फयाजुल हसन चौहान। ऐसे बंदे फैसलाबाद की बस में कंडक्टर होते हैं और हर सवारी के उतरने के बाद उसे जुगत करते हैं। ईमान से ऐसा आदमी आप चले जाए उकाड़े की तरफ, साइकिल के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट डब्बियों वाले खेस बेच रहे होते। वजीर इत्तलात का कलमदान दे दिया मौसूफ को। ऐसे आदमी के कान के ऊपर पेंसिल और गले में इंची टेप जरूर होती है। घर में कोई रिश्ते की बात हो रही हो तो ऐसे लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं, कोई फजूल बात ना कर दे। रोंदे बसंत मनान नू पिछली बारी जुनेद साहब पतंग इन्हां दी बोई सेबे वाला बंब साडे वेड़े सुट दिता, उतो WhatsApp मंजी खड़ी करके नहान डे सन, सीधा बंब इन्हां दे पैरां च। बट तो शोर मचाना शुरू हो गया। अरे लतीफी हमारा साबन फट गया, अरे लतीफी हमारा साबन फट गया। मैंने कहा क्या हो गया, साबन कैसे फट गया भाई? वो तो बाद में चला पता चला ये जो कमबख्त बैठा हुआ है इसने पंप फेंका इनके सहन में। बंब चलन तो बाद WhatsApp धुएं चो इंज निकले ने जिस तरह धूम 3 दा हीरो नहीं आंदा। बकवास कर रहे हो? नया फर्श डलवाना पड़ा है उनको आपकी वजह से। बम चलने से फर्श फट गए? नहीं जी नहीं, WhatsApp गिरने से फर्श फट गया था। और ये तो जो नुकसान हुआ अलहदा,
पतीला भरा हुआ दाल चावल का भी भट्ट साहब की ठोकर से उलट गया। भाभी से जूत पतान अलहदा हुई। हालांकि भट्ट साहब ने दाल चावल जाया नहीं होते थे, डिगे डिगे भी फर्श तो खाते रहे। क्या जरूरत है इस मौसूफ को पतंग उड़ाने की? इनकी छत पे तो पता नहीं कौन कौन चढ़ा होते हैं, बदमाशी हो रही होती है पूरी। जुनैद मियां, मैं आपको सिर्फ इतनी अर्ज करता हूँ कि आप जो आखिरी बसंत मनाई गई थी इस लाहौर शहर में, रिकॉर्ड निकाल के देखिए सिर्फ कि कितने करोड़ की शराब इस शहर में बिकी थी। बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि बसंत वाले दिन होता क्या है। बिल्कुल ऐसे। लोगों ने अब बाहर के ममालिक से मरकों पे, ईद पे, शादी ब्याहों पे आना छोड़ दिया है। एक ही दफा बसंत पे जाएंगे, एक ही दफा बसंत पे जाएंगे, और जो इधर आके बसंत पे हो रहा होता है, ईमान से शर्मिंदगी से शरीफ आदमी मुंह छुपाए फिरते हैं। मुझे गाने लगाकर सीटियां बजाते हैं। तो और घूंघट निकालिए। हम कह रही है बात क्या हो रही है और हम 24 में बोल रही है। नहीं मैं बात करी तो मैं तुम नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। हैदराबाद शामिल था, सक्खर शामिल था, एबटाबाद, मुल्तान, वहां पे साइबर क्राइम यूनिट बना दिए गए। लेकिन उन यूनिट्स के कयाम के बाद भी सूरत हाल जो है वो जूं की तूं रही। वो क्यों जूं की तूं रही, ये एक बड़ा सवाल है। यार जुनैद, वैसे मैं माफी चाहता हूँ अमान से, मैं इंटरनेट का सोच सोच कर बीमार हो गया हूँ हल्का से। चूंकि इतनी खराफात, इतना फ्रॉड, इतना क्राइम, इतना गैर अखलाकी हो चुका है हमारे यहाँ इंटरनेट कि ईमान से बड़ी शर्मिंदगी होती है। और साथ ये भी सोचता हूँ कि यहाँ पे जो है ये साइबर क्राइम ये क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये पक गया है, इसको डाल लो ड्रामे में, इसके बाद गलना शुरू हो जाएगा। ना बने एक्टर, फिर अमानियों के ब्याह पे रोटी सर्व करनी पड़ेगी। बहुत ही मन से दुख होता है ये सोच सोच के कि यार कोई इंटरनेट को लगाम पाने वाला नहीं है। कोई बंदा नहीं सोच रहा इस हवाले से कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। आप जरा सा नेट की कोई भी आप एप्लीकेशन, कोई साइट खोल के देखें, इतना ईमान से शर्मिंदा होता है बंदा कि ये क्या हो रहा है, किस किस्म की हमारी अपना कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है और बच्चे क्या सीख रहे हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर। दुनिया भर में कमोबेश 600 अरब डॉलर का साइबर फ्रॉड होता है। यानी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के जरिए जो पैसे का फ्रॉड होता है उसकी मालियत 600 अरब डॉलर है। और अमेरिका इसको रोकने के लिए हर साल 13 अरब डॉलर खर्च करता है। जाहिर है खर्च करता है तो रोकता भी होगा फिर अमेरिका अपना नुकसान कम से कम करवाता होगा। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है कि हमने गालिबन मेरा ख्याल है कि 2007 में कहीं पे हमने FIA के अंडर एक साइबर क्राइम विंग कायम किया था। उससे पहले ये था कि सिर्फ लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा ये 4 मराकज़ होते थे। उसके बाद हमने 2018 में एक और बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया गया कि ये 4 शहरों के बाद 15 शहरों तक फैला दिया गया ये दायरा। यानी छोटे शहरों में भी साइबर क्राइम यूनिट कायम कर दिए गए, जिनमें तुम्हारा गुजरांवाला भी शामिल था, फैसलाबाद शामिल था, उसके बाद हैदराबाद शामिल था, सक्खर शामिल था, एबटाबाद, मुल्तान, वहां पे साइबर क्राइम यूनिट बना दिए गए। लेकिन उन यूनिट्स के कयाम के बाद भी सूरत हाल जो है वो जूं की तूं रही। वो क्यों जूं की तूं रही, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए कि जब ये यूनिट्स बना दिए गए इन शहरों में तो वहां पे यूनिट कहना तो वैसे यूनिट की तौहीन है, एक एक अफसर को इन यूनिट्स में भेज दिया गया कि जाओ बाबा ये किराया ले लो मुल्तान का, और मुल्तान में जाके खुद ही दफ्तर बनाओ, खुद ही सारा कुछ करो, खुद ही अब क्या बंदा कर सकता था। यानी आलम ये है इन 14-15 शहरों में ये जो साइबर क्राइम यूनिट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आलम ये है कि उन लोगों ने यानी जून में उन्होंने ये बिल्डिंग्स किराए पे ली थी और आज तक एक दफा भी किराया अदा नहीं किया। उसके बाद तुम ये देखो कि ये साइबर क्राइम यूनिट्स हैं, यानी कंप्यूटर का सारा काम है और उनको कंप्यूटर तक नहीं दिया गया, प्रिंटर तक नहीं दिया गया। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझ लें कि आपने बेकरी की दुकान खोली है और आपके पास मैदा और चीनी नहीं है, आपने ऑटो वर्कशॉप खोली है और आपके पास प्लास और पेचकस नहीं है। बात हो गई ना। नहीं,
तो अगर ना अपना दफ्तर के अंदर कोई कंप्यूटर है ना कुछ है तो फिर उत्थे बह के ते जेड़े अफसरान ने वो कि सफेदी कर दे टप्पे माइये गांदे होने उत्थे बैठ वो बेचारे अपने तई जो शिकायत है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो शिकायत है इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत। एक यूनिट पे महाना 1000 से 1500 शिकायतें आती हैं। यानी मेरा ख्याल है कि एक साल के अंदर हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा अकाउंट्स जो है वो हैक हो चुके हैं। ये बहुत खौफनाक अलामत नहीं, यहाँ पे तो है ही बड़ा क्राइम है इस हवाले से। और फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि बजट पास करें इनका और इनको आला दफ्तर बना के दें, इनका कंप्यूटर लैपटॉप टिंग टोंग सब कुछ अच्छा, देना चाहिए। ये जो यूनिट्स बने हुए हैं ये अगर मुलजिम को पकड़ भी लेते हैं जाके तो जाने के लिए इनके पास गाड़ी नहीं है। फर्ज करें अगर चिंची में दिल बैठ करे के- रस्ते च मुलजम अफसर दे हाथ ते दंदी वंड के दौड़ जाए। फर्ज करें अगर आपने पकड़ भी लिया चिंची में जाके बंदे को, आपके पास हथकड़ी नहीं है, चले जी हथकड़ी भी हो गई, आपने अपने हजारबंद से बंदे को बांध ते लिया। आप तुझी सलवार फड़ी राज या मुलजम छड़ दियो ये सलवार छड़ जे मुलजम तगड़ा हो तो खिंच के लाइए बाबा। अच्छा, आपने किसी ना किसी तरह मुलजिम को बांध के अपने दफ्तर में ले आए जो 1 या 2 कमरों पर मुश्तमिल है। उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए या FIR काटने के लिए आपके पास कागज या बॉल पेन तक नहीं है। सिद्धा कहो है ही कख नहीं। और तो सिगरेटां दी डब्बी पाड़ के ते किन्नुआं वाले कोलों पेंसिल फड़ के ते उत्ते रिपोर्ट ले। या मुलजिम को कहते हैं कि चलो जी मैं FIR बोलने लगा हूं, आधी तुम याद रखना आधी मैं याद कर लेता हूं। बहुत अच्छे FIR नु ही एग्जाम ही हो गया। बहुत बहुत बुरी हालत है कई महकमों के अंदर। तो कई जगह पे हम सोचते हैं कि यार फलां जो चीज है या फलां डिपार्टमेंट में फलां क्राइम क्यों नहीं कम हो रहा या क्यों नहीं काबू पाया जा रहा, तो बाद में पता ये चलता है कि किसी का भी कसूर नहीं होते है ही कुछ नहीं। अब ये देखो ना, अगर आज आपके साथ ये आपका क्रेडिट कार्ड से कोई बंदा भी रकम निकाल लेता है और आप बिल्कुल बेबस होकर बैठ जाते हो, बहुत ज्यादा अगर बैंक भी एफर्ट करे तो पता चलता है जनाब अली वो अफ्रीका के किसी दूर दराज के जजीरे पे किसी बंदे ने आपके क्रेडिट कार्ड में से पैसे निकलवाए हैं। तो आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है उसको पकड़ने का, आपके पास ट्रेस डाउन करने का आपके पास कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है, ये इदारे हैं ना जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं, इनके पास फैसिलिटी है आमतौर पे अपना डाटा 3 महीने तक सेव रखने की। ठीक है, 1-1.5 महीना तो बंदा वैसे ही शिकायत करते करते ही लगा देता है और 1 महीना ये इन्वेस्टिगेट या इंटेरोगेट करते लगा देते हैं। जब ये वहां तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका डाटा तो डिलीट हो चुका है। कोई जानदार सिस्टम फौरी तौर पे बन जाना चाहिए। कितनी को देर हम बैठ के तो दुख सुख फोलते रहेंगे। अच्छा, अभी मैं बता रहा था ना कि अमेरिका ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए $13 अरब खर्च करता है। हेलो। उसमें दोनों तरह के क्राइम शामिल हैं, जाहिर है ये जो मालियाती क्राइम है ये भी शामिल है और जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है उसकी जो स्क्रीनिंग की जाती है वो भी शामिल है। $13 अरब डॉलर खर्च करता है। इन्हें साडा डैम बनना जी। हाँ। अच्छा, मैं अब असल बात ये बताने लगा था कि मेरी जाती राय ये है कि जितनी हमें जरूरत है ना साइबर क्राइम के तदारुक की, उसका अशरे अशीर भी अमेरिका को नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ हर हवाले से देखो, सुबाइयत के हवाले से, लिसानियत के हवाले से, फिरका वारियत के हवाले से, जो मतलब सोशल मीडिया जो आग लगा सकता है और कई जगह पे लगा भी रहा है, उसको बुझाने के लिए या उस पर नजर रखने के लिए अगर हमें मतलब अपने वसाइल से बढ़कर भी पैसे खर्च करने पड़े तो हमें करने चाहिए। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है साइबर क्राइम। नहीं तो ये जो अपना वजीरे दाखिला है शहरियार अफरीदी साहब, ये जो थां ते 45 बंदे खिलार के मदारी शुरू कर देते हैं, इन्होंने क्यों नहीं आते को एक्शन किया फौरी तौर पे? अच्छा, इस हवाले से वैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि जब 2016 में ये साइबर क्राइम बिल मंजूर हुआ था तो जो नून लीग की कारकर्दगी थी वो इन महीनों से कदरे बेहतर थी, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे सोए हुए हैं।
नहीं नहीं भाई जी, बात ये है कि वजारत दाखिला तो फुल तो इमरान खान साहब के पास है, मगर उनके नुमाइंदे के तौर पे जो काम कर रहे हैं उनको चाहिए जाके खान साहब को फौरी तौर पे बताएं कि हजूर ऐसे आपा पे आ जाए तो इतने निस्त वजह आ जाए, तो फौरी तौर पे उस पर काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी साहब, ये जो वजारत दाखिला होती है ये स्कूलों के दाखिले भी करवाती है। मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेनी तो साइबर क्राइम दा होर नास बज जाए। वो तो चलो और मामला पूछ रहे हैं ना, ये मुझसे 2 दिन पहले थैला साहब पूछ रहे थे कि यार अगर बीवी मोबाइल चेक करे तो ये भी साइबर क्राइम में आता है। बाबू जी ये बैंक से पैसे निकाल लेते हैं? हाँ जी, मेरा तो 4,500 पड़ा है बैंक में। बस रात को पहरा दिया करो वहां जाके। नहीं नहीं, तुम वैसे साइबर क्राइम पे ना रहो, तुम उस बैंक के आगे अपना गार्ड खड़ा करो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चांडियो साहब, आप पे इल्जाम लगे तो आप दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, आप अपने इल्जामात का जवाब दें। तो आप फांसी लिखने वाले होल्डर, तुम बीच में मत बोलो, एक सहाफी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं को बोलने दो। जुनैद साहब आप किधर चले जाते हैं? चांडिया साहब मैं तो यहीं पे हूँ, आप कम से कम कोई सवालों के जवाब संजीदगी के साथ तो देना। जुनैद साहब मैं संजीदगी से ही जवाब दे रहा हूँ, मेरा तो हल्के हल्के आंसू भी निकल रहे हैं। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और नैब केसेस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लाइन पे कराची से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब मौला बख्श चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। सर मौला बख्श साहब, सुना के कराची में भी सर्दी हो गई है। जी हाँ, इधर भी मौसम ठंडा हो गया है, अब तो लोग इधर भी स्वेटर पहन रहे हैं, बल्कि अब तो सड़क पे देख के लोगों को ऐसे लगता है लाहौर में फिर रहे हैं। हमने तो सुना है कि टीवी ऑन हो जाए और जो बंदा टीवी में बैठा हो उसको सर्दी तो नहीं लगती। तो क्या टीवी चल पड़ा है? हाँ जी चल पड़ा जी, अपना सारा और बाजू अंदर रखिएगा। ये टीवी चल पड़ा है या खैबर मेल चल पड़ी है? ये जुनैद साहब मेरा तारुफ करा के कहीं बाथरूम में चले गए? यहीं पे हूँ चांडिया साहब, यहीं पे हूँ। तो आप बात कीजिए ना, आपको इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, इनको मैं जुगते का मौका देने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा ये फरमाइए, ये जो जरदारी साहब और फरयाल तालपुर साहिबा के बारे में ये JIT रिपोर्ट सामने आई है, इससे तो आपकी रातों की नींदें उड़ गई होंगी। नहीं, मैं तो रात को सोया रहा हूँ, मैं तो अलार्म लगाया हुआ था, जब अलार्म का घंटी बजाए मैं फिर उठा हूँ। इसका मतलब है कि आप अपनी पार्टी लीडरशिप के बारे में मुतफक्किर नहीं है। जुनैद साहब हमारी पार्टी भी मुतफक्किर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो जरदारी साहब हैं उन्होंने बड़ी जेलें देखी हुई हैं। अच्छा हाँ, वो आप उनकी किसी भी तस्वीर में देख लीजिए, वो हंस रहे होते हैं। हम तो ये कहेंगे सिर्फ इतना कि ये इमरान खान साहब को जरदारी साहब ही नजर आते हैं, अपने आदमी नहीं नजर आते। ये जरदारी साहब के दोस्त ही नजर आते हैं, अपने दोस्त नहीं नजर आते। कौन से दोस्त है उनके? भाई ये इंडिया से अभी नवजोत सिंह सिद्धू आया हुआ था, वो नहीं नजर आया इनको। ये वसीम अकरम 6.25 फुट का, वो भी इनका दोस्त है, वो नहीं नजर आता इनको। पूरे वाला वसीम अकरम ने कौन सी करप्शन की है? ये 6.25 फुट का कद करप्शन नहीं है तो और क्या है? ये तो हर केस में जरदारी साहब को ऐसे डाल लेते हैं जैसे नालायक कुक हर हांडी में आलू डाल लेता है। चांडिया साहब मैं बड़े संगीन इल्जामात की बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब और उनकी हमशीरा फरयाल तालपुर वगैरह जो है, उन पर कमोबेश 200 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। देखे मेरी बात सुने, ये जो इल्जामात लग रहे हैं ये हम इनको सीरियस नहीं लेते, चूंकि ये इल्जामात हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। चांडियो साहब बाकायदा तमाम बैंकों की ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। फरयाल तालपुर साहबा के जो ड्राइवर है उसके नाम पर 19 अरब रुपया इधर उधर किया गया है। तो बाबा ये कौन सी करप्शन है? वो ड्राइवर को पैसे दिए थे गाड़ी का टैंकी फुल करवाने के लिए। 19 अरब की टैंकी फुल होनी थी। वो बाबा एक मसरूफ आदमी बार बार 8-10 हजार रुपया तेल का देते हुए अच्छा लगता है? वो ड्राइवर से एग्रीमेंट हुआ था, वो उसने कहा था कि मैं 25 साल नौकरी करूंगा, उन्होंने 25 साल का तेल के पैसे इकट्ठे दे दिए, इसमें कौन सी बात है? जरदारी साहब का फिजियो या मालिश करने वाला जो था मुश्ताक नामी बंदा, उसके अकाउंट में 7 अरब रुपए ट्रांसफर हुए। तो मालशिया को भी तेल के पैसे दिए ना। अच्छा ये सारा तेल का कारोबार चल रहा था? ये सारा तेल का चक्कर चल रहा है, जो इन्होंने बहुत महंगा कर दिया है, इनकी वजह से ये अरबों रुपया देना पड़ा है। हमने तो वो मालशिया को कहा था कि देखो शायद जैतून भी बहुत महंगा हो जाए, इकट्ठा ले आओ जितना लेके आना है।
हम जानते थे कि ये आगे पीटीआई की हुकूमत आ रही है, तेल की कीमतें आसमानों को छूने लगेंगी, इसलिए हमने मालकिए से भी और ड्राइवर से भी कहा भाई तेल पहले लेके स्टॉक करो। चांडियो साहब, आपको कोई डर खौफ नहीं है? बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं है। दलेरी पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज है। तुरा इम्तियाज समझते हो? इम्तियाज ने पगड़ी बांधी हो और बीच में से जो तुरा निकला हो उसे तुरा इम्तियाज कहते हैं। ये भुट्टो, बहुत मेहरबानी, तुम अंदर आ जाओ मेरे पास टीवी में। जुनेद साहब एक बात याद रखें, जरदारी साहब इस तरह नहीं डरेंगे इनसे। जरदारी साहब को एक दफा पहले भी गिरफ्तार किया गया था, और जब उस वक्त पुलिस थाने से फोन आया था कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, तो जरदारी साहब ने उनको आगे से हंस के क्या था, रास्ते से मेरे सिगरेट लेते आना। जरदारी साहब को तो कोई कहे ना हम गिरफ्तार करने आ रहे हैं, वो कहते हैं खुद आओगे या मैं गाड़ी भेज दूं। अच्छा चांडियो साहब, ये आपके जरदारी साहब के खिलाफ पीटीआई ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरखास्त दे दी है। तो क्या फर्क पड़ता है, लोग सारा देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है। इनको जरदारी साहब ही नजर आते हैं। कोई युगांडा में कोई करप्शन में पकड़ा जाए तो जरदारी साहब को ले आने आ जाते हैं। ये सिर्फ जरदारी साहब ही इन लोगों को नजर आते हैं। ओ फरियाल तारपुर साहिबा ही इनको नजर आती है। ये खुद इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों का, अपने अहबाब का क्या किया है। इनकी बहन पे जो केस था उन्होंने आराम से उसका जुर्माना करके क्लियर कर लिया है। इनको भी जुर्माना करते हैं, क्यों इसको तंग कर रहा है। चांडियो साहब, आप पे इल्जाम लगे तो आप दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। आप अपने इल्जामात का जवाब दें। तो आप फांसी लिखने वाले होल्डर, तुम बीच में मत बोलो। एक सहाफी के साथ मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं को बोलने दो। जुनेद साहब आप किधर चले जाते हैं? चांडियो साहब मैं तो यहीं पे हूँ, आप कम से कम कोई सवालों के जवाब संजीदगी के साथ तो देना। जुनेद साहब मैं संजीदगी से ही जवाब दे रहा हूँ, मेरा तो हल्के हल्के आंसू भी निकल रहे हैं। चांडियो साहब, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं टीवी के अंदर आ जाऊं? तुमने किधर आना है बाबा, मैं टीवी में बैठा हुआ हूँ, शाही किले में नहीं बैठा हुआ। चांडियो साहब, अरबों रुपए की करप्शन का केस है, बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद है, सबूत और शवाहिद मौजूद है, और आप इस सारे मामले को हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं। जुनेद साहब जिन्हें खा दिया गाजरा ढीड होना दे पीड़। क्या मतलब? भाई अगर किसी ने करप्शन की होगी तो वो पकड़ा जाएगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो लाहौर आ रहा हूँ बसंत मनाने के लिए। यानी अपनी क़यादत को मुसीबत में छोड़ के खुद आप यहाँ पे आइबो काटे करेंगे? भाई क़यादत भी हमारी बाबा मुसीबत में नहीं है, वो भी आएंगे बसंत मनाने के लिए। अच्छा, मुसीबत में किस लिए आना है? जरदारी साहब का कौन सा मशीन में हाथ आ गया है? ये मशीन में हाथ आने से ज्यादा बड़ी मुसीबत है चांडियो साहब। ओ तुम चुप रहो रक्षे के वाइपर। ये क्या बात हुई, रिक्शे का वाइपर? रक्षे का वाइपर हाथ से चलाना पड़ता है, वो खुद नहीं चलता है। चांडियो साहब, वाइपर रक्षे का हो या गाड़ी का हो, आप पर लगने वाले इल्जाम साफ होते हुए नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि सफाई की बात कौन कर रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारी सफाई जो है वो हम खुद कर लेंगे, तुम अपनी सफाई की तरफ तवज्जो दो। तुम्हारी सफाई बेशक कौमी मसला नहीं मगर घरेलू मसला तो है। ये भुट्टो, दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, 2 दिन पहले हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार अली जाज साहब फौत हो गए। उनका जिक्र इसलिए बहुत जरूरी है कि इंतहाई प्यारे इंसान थे जी। ले भाई जुनैद ईमान से जब भी मिले हैं ना मजा आ गया। हाय हाय हाय, उनके साथ मुझे स्टेज ड्रामे में भी काम करने का शर्फ हासिल है और टेलीविजन में भी काम करने का शर्फ हासिल है। तो सियालकोट में हुए थे मगर नन्हे मुन्ने ही थे तो लाहौर आ गए। और लाहौर आए भी यहाँ ये किला जो है गुजर सिंह जी, इसके परे ये शोभरा होटल के साथ यहाँ हमारा ये टेलीविजन है, इसके पीछे ही वहां पे जहाँ मुनव्वर जरीफ साहब रहते थे ना, उन्हीं के मोहल्ले में आके ये ठहरे इनके वालिदैन। तो मुनव्वर जरीफ साहब के मरहूम के जो बड़े भाई थे जरीफ मरहूम, वो बड़े नामवर फनकार बन चुके थे। तो मुनव्वर जरीफ साहब भी और अली जाज साहब भी ये जरीफ साहब से इंस्पायर थे।
ये उनको देख देख के ना जी, उनको अदाकारी करते हुए फिल्में शिल्में देख के तो इनको भी शौक चढ़ गया अदाकारी का। तो अली जाज साहब ने थिएटर में नईम ताहिर साहब का पहला ड्रामा किया। नईम ताहिर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर हुए हैं, इम्तियाज अली ताज साहब के दामाद। जी जी। तो थिएटर भी बेशुमार इन्होंने किया, टेलीविजन भी बड़ा। वो देखो ना क्या ड्रामा था वो शीदा टल्ली, उसमें इतना टिपिकल रोल था कि कितनी सारी उस बंदे में खामियां हैं, और वो नजर भी काम आता है, सुनता भी चाहे, कितनी सारी सबदा सज्जन सबदा बेली चीदा टल्ली चीदा टल्ली। और इतनी कमाल खूबी से इन्होंने अदा किया कि कमाल निखार के रख देते थे रोल को। क्या बात। स्टेज ड्रामे पे मुझे याद है, मैं और वसीम अब्बास साहब इनके साथ एक ड्रामे में थे। तो अली जाज साहब एक ऐसा पुलिस मैन बने हुए थे, पुलिस का सिपाही जिसको नजर काम आता है। है जी। तो इस कदर खूबसूरती से वो किरदार निभाते थे कि मैं और वसीम साहब रोज बेशुमार जगहों पे हंसते थे। हमारी हंसी नहीं थी रुकती कि यार ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बात है। फिर फिल्म के अंदर उन्होंने एज हीरो बड़ा नाम बनाया, बहुत बड़े फनकार। पहले तो करैक्टर रोल करते रहे मुख्तलिफ किस्म के, उसमें भी बड़े नामवर थे। उसके बाद जब हीरो आए हैं, एक फिल्म थी दुबई चलो। लगी वो दुबई चलो जो फिल्म थी, उसमें पहले तो वो हैदर चौधरी साहब ने जब इनको हीरो रख लिया, कहानी पसंद आ गई। हैदर चौधरी साहब भी बड़े नामवर। अच्छा, ये दुबई चलो ड्रामा भी था और फिल्म भी थी? हाँ जी, हाँ जी। टेलीविजन पे पहले ड्रामा चला अपना दुबई चलो, फिर ये दुबई चलो फिल्म बनी। और फिल्म में जब हीरो कास्ट कर लिया बहुत नामवर डायरेक्टर हैदर चौधरी साहब ने, जिन्होंने नौकर वोटीदा बनाई हुई थी। अब जब हीरोइन को रख लिया तो कैसी हैरान कुन बात ये है कि जिस हीरोइन को जाकर बताएं कि मैंने हीरो अली जा ही रखा है और तुम्हें मैंने हीरोइन रखना है, तो मुकर जाए। वो केड़ा हीरो है, मैं नहीं काम करना फिल्म च। देखो ना हुण तुसी ओते ओल्ड रोल भी कर दे रहे ने ते अली जा साहब ते ये तो, क्योंकि उससे पहले करैक्टर एक्टर थे और कॉमेडियन थे, कोई मानता ही नहीं था। एक दफा दोनों बेचारे परेशान बैठे हुए दफ्तर के बाहर स्टूडियो में, हैदर चौधरी साहब और अली जाज साहब दोनों ही। हैदर चौधरी साहब मथे ते हथ रख के बैठे, यार मैं तेरी क्यों हीरो कास्ट कर बैठा। इसी परेशानी के दौरान उस वक्त की सुपरस्टार हीरोइन मुमताज साहिबा पास से गुजरी। उन्होंने कहा है चौधरी साहब तुम तो इंज बैठे हो कि जिवें सवेरे ईद ते रात तुहाडा लेला दौड़ गया। कादे तो परेशान होए, लेला दौड़ नहीं गया, मैं लेला खरीद बैठा ते मैं हुण इहदे नाल हीरोइन रखनी है, वो मैनूं लभण डई। लो जी, मुमताज साहबा ने क्या कि करो फिल्म शुरू, में हीरोइन वांग। अरे वाह वाह वाह, लाजवाब फिल्म बनी दुबई चलो। गाने भी सुपर हिट, स्टोरी भी सुपर हिट, कॉमेडी भी सुपर हिट, सिंपैथेटिक रोल जो थे वो भी कमाल, ड्रामा भी कमाल। ऐसी फिल्म बनी, ओए होए होए, अली जाज साहब पक्के हीरो हो गए। फिर अली जाज साहब ने वो तूड़े पुट्टी हैं, ऐसी ऐसी फिल्म बनाई है, ऐसी ऐसी आपसे क्या पर्दा, सौरा ते जुआई, चाचा भतीजा, दोस्ताना, मिर्जा मजनू महीवाल, साला साहब, नौकर ते मालक, ससुराल चलो, सोना चांदी, कुल्ली, इश्क पेचा, बेशुमार फिल्में। बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी। साला साहब उनकी जो फिल्म थी वो 300 हफ्ते चलती रही, उसका एक रिकॉर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। आखिर तक सुपर हिट फिल्में थी, फिर एकदम बस फिल्मों से निकल के दौड़ गए। और मैं एक एक्टिंग का स्टूडेंट होने के हवाले से नाकस ही देता हूं कि मैंने पूरे बर्रे सगीर में ऐसा अच्छा खूबसूरत करैक्टर एक्टर नहीं कोई दूसरा देखा। हर किरदार को इतनी बारीकी से करते थे अली जाज साहब के, वाह 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 वाह, बेख्तियार दाद निकलती थी कि यार क्या बड़ा फनकार। और बड़े ही मजेदार आदमी थे, इंसान भी बड़े प्यारे थे, खूबसूरत इंसान। अजीजी, अली जाज साहब हीरो बनने से पहले जब ओल्ड रोल करते थे तो बाबा ही लगते थे कि ये बाबा ही है। क्या बात है जी, ऐसे खूबसूरत करैक्टर एक्टर। एक हबीब साहब की फिल्म थी, उसमें उनके साथ दोस्त बने हुए थे और बैंजो बजाते थे और नबीने का रोल कर रहे थे। अच्छा है जी, तो बैंजो बजाते हैं हमें हल्का फुल्का सा। तो वो जो हबीब साहब का जिस लड़की से इश्क चल रहा है फिल्म में, उसका वालिद का रोल कर रहे थे लियास कश्मीरी मरूम। अच्छा। तो वो बड़ा डाढा दिखाया है, तो वो डरते हुए हबीब साहब कहते हैं कि यार जा तू ओदे प्यो नाल जाके गल कर, मेरे शादी ब्याह दी। तो आगे से कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं उन्होंने सामने जाना, ओदा प्यो आर्टिस्टां नूं अच्छा नहीं समझदा।
बड़े प्यारे फनकार। अच्छा, आज मेरे उस्ताद मोहतरम फखरी अहमद साहब की भी बरसी है। वो भी बहुत बड़े करैक्टर एक्टर हुए हैं, बड़े खूबसूरत सही उस्ताद आदमी थे फखरी अहमद साहब, जिनका असल नाम फखरुद्दीन हैदर था और गुजरांवाला में पैदा हुए थे। और अब तो मेरा ख्याल है उन्हें फौत हुए 23 साल हो गए। जन्म जन्म की मैली चादर जो शोराफाक ड्रामा हुआ है अफजाल अहमद साहब का, उसमें परफॉर्म करते हुए उनकी डेथ हुई थी। बहुत बड़े आदमी थे फखरी साहब भी। अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बेहाल और आज की पते की बात ये कि जब रिश्तों से मोहब्बत और मोबाइल से बैलेंस खत्म हो जाए तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।